क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपको पेट में दर्द हुआ, मरोड़ उठी, कब्ज हो गया, कुछ और लक्षण महसूस हुए, आपने तुरंत गूगल कर लिया। उस लक्षणों के आधार पर गूगल ने आप पर एक बड़ी सी बीमारी का नाम फेंक के दे मारा। अब आप परेशान हैं कि आपको बीमारी हो गई। या अगर आप किसी से सुने कि उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है और उसकी बातें सुनते सुनते आपको भी लगने लगे कि यही बीमारी तो मुझे भी है। और सब छोड़िए कि आपको सेहत का हर एपिसोड ऐसा लगता है जैसे आपकी ही बात हो रही है। लक्षण सुनकर आप मान लेते हैं ये बीमारी आपको भी है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आदत बहुत आम है। रोज सेहत की बात करते करते, बीमारियों के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे भी ऐसा लगने लगा है। पर अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप अपनी सेहत को लेकर हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि हर दूसरी बीमारी आपको है, तो हो सकता है आपको हाइपोकॉन्ड्रिया हो। अब आप बोलेंगे कि ये लो, एक और नई बीमारी बता दी। दरअसल हाइपोकॉन्ड्रिया एक कंडीशन है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। कई लोगों को एक इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसमें वो काफी प्रीऑक्यूपाई हो जाते हैं बीमारियों को लेकर। बीमारी से संबंधित सोच उनके दिमाग में नियमित रूप से चलती रहती है। कोई भी छोटी ऊंच नीच जब होती है, शरीर में किसी तरह की एक मुश्किल आती है, तो उनको लगता है कि कहीं बहुत बड़ी बीमारी ना हो। इस वजह से उनके मन में डर रहता है और उस डर को हटाने के लिए वो बार बार या तो टेस्ट कराते हैं या फिर अलग अलग डॉक्टरों से मिलते हैं। जब डॉक्टर्स टेस्ट सब उनको बोलते हैं, दिखाते हैं कि कोई तरह की बीमारी है नहीं, फिर भी उनको विश्वास नहीं आता और उनके दिमाग में फिर भी सोच चलती रहती है। जितना ज्यादा वो आपके दिमाग में चलती है तो उसका असर जो है मन पे आता है। कभी गुस्सा आता है, कभी मन उदास हो जाता है, कभी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है और इसका असर जो है आपके काम करने की क्षमता पे भी आता है, क्योंकि वो जो सोच है बार बार इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। साथ ही में रिश्तों पे भी काफी असर आने लगता है, क्योंकि आसपास के लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब आपको ये समझाया जा रहा है कि कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, फिर भी आप उस चीज को नहीं समझ के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है उसका रिलेशनशिप्स में भी तनाव का एक इम्पैक्ट आने लगता है। इस तरह की बीमारी से, इस तरह की प्रॉब्लम से लोगों को बहुत तकलीफ होती है एंड कई बार समझ भी नहीं आता कि क्यों हो रहा है। कुछ हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसे कहा जाता है, जिनके ऊपर नीचे होने की वजह से इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स हमारे लिए 6 महीने से ज्यादा रहते हैं तो हो सकता है ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी का डिसऑर्डर का संकेत कर रहे हैं। कई बार ये भी पाया जाता है कि जब एक इंसान बहुत स्ट्रेस में है, उनके आसपास कई लोगों को बीमारियां होती हैं, उन्होंने देखा है कि बीमारी का कितना ज्यादा नेगेटिव असर आ सकता है, तो उस वजह से भी उनका एक प्रीऑक्यूपेशन रह सकता है बीमारियों को लेके, कि वो बहुत ज्यादा सचेत रहते हैं, अपने में डरे हुए रहते हैं कि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो फटाफट से उसको ठीक कराने की जरूरत है, बार बार जाके डॉक्टर से मिलने की जरूरत है ताकि कोई भी चीज छूटे ना, कुछ गड़बड़ ना हो। बट इसका जो असर है वो हमारे ऊपर एक नेगेटिवली भी आ सकता है। इस सिचुएशन में जरूरी है कि आप अपने जीपी, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, किसी से भी बात करके समझें कि अगर ये मानसिक रूप में एक प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आपको किस एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट दोनों का ही रोल रहता है। साइकाइट्रिस्ट जो है समझ के कि किस तरह की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी पे आपको इस तरह की सोच आ रही है जो आपके बिहेवियर में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि दवाइयों का कितना रोल रहता है, जरूरत है नहीं है, कितनी जरूरत है। और साथ में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी सोच पे, किस तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं, किस तरह से आप उनको रिएक्ट कर रहे हैं, उन पे इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, उन चीजों पे काम करते हैं। अगर पास्ट से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा है, कुछ स्ट्रेसेस रहे हैं, कई चीजें हैं जो आपके मन में बैठ गई हैं, उन चीजों पे भी काम करते हैं आपके साथ, ताकि अंदर से एक कंफर्ट आए और आप इस बीमारी से जल्द निकल पाए। हाइपोकॉन्ड्रिया के मामले में ऐसा अक्सर होता है कि मरीज को खुद पता नहीं चल पाता कि वो समस्या से जूझ रहा है।
इससे उसकी मेंटल हेल्थ तो प्रभावित होती ही है, साथ में निजी जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर आपको या फिर आपके किसी जानकार को हाइपोकॉन्ड्रिया की समस्या है तो तुरंत प्रोफेशनल मदद लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना खतरनाक होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में अखरोट की साइज की ग्रंथि होती है। ये पेशाब की थैली के मुंह पर होती है। इस ग्रंथि से जो पदार्थ बनते हैं वो शुक्राणुओं की हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। अब एक उम्र के बाद इस ग्रंथि का ज्यादा रोल नहीं रहता, पर यह वीर्य की मात्रा में योगदान देती है। पुरुषों में एक उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता है। इससे क्या कोई हेल्थ रिस्क हो सकते हैं? क्या हमेशा प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना खतरनाक होता है? ये बताया डॉक्टर अनिल मंधानी ने। प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर के मुंह पर होता है और अगर वो बढ़ेगा तो पेशाब के बहाव पर असर पड़ेगा। पेशाब ब्लैडर में जमा होता है। ब्लैडर के मुंह से होती हुई एक नली जाती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ये नली महिलाओं में छोटी होती है और पुरुषों में लगभग 20 सेंटीमीटर की होती है। अब इस नली और ब्लैडर के बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। एक उम्र के बाद, खासकर 50 साल के बाद, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ता ही है। बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा इसमें कोई दिक्कत ही हो। अगर 10 पुरुषों में से 9 में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को कोई ना कोई समस्या होगी ही। 10 में से केवल 3 से 4 लोगों में बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण परेशानी होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवाया जाए। अब इसमें दवाई और सर्जरी दोनों की मदद से इलाज किया जाता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जानिए बिना वेट गेन किए आलू कैसे खाएं। आलू को इस देश की सबसे फेमस सब्जी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आलूओं का दाम भी कम होता है, आसानी से हर जगह मिल भी जाते हैं और ढेर सारी चीज़ों में आलू का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कचौड़ी, समोसे, पराठे, चिप्स और नमकीन। आलू से बनने वाली ढेर सारी चीज़ों में से ये सिर्फ कुछ ही नाम हैं। अब भले ही आलू से बथेरी सब्जियां बनती हों, पर आलू की इमेज कुछ खास अच्छी नहीं है। आलू को हेल्दी नहीं माना जाता। सबको लगता है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है, शुगर बढ़ जाती है। अब क्या आलू बेचारा वाकई इतना बड़ा विलन है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता ने बताया कि आलू में विटामिन सी, विटामिन B6, फाइबर, पोटाशियम और आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन B6 दिल और दिमाग के लिए अच्छा होता है, फाइबर डाइजेशन अच्छा रखता है, पोटाशियम दिल की मसल्स को काम करने में मदद करता है और आयरन अनीमिया की दिक्कत से बचाता है। यानी आलू में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फिर भी कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि आलू खाने से वजन बढ़ता है। अब देखिए, ये पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल आलू वजन नहीं बढ़ाता है, बल्कि आलू को जिस तरह से पकाया जाता है या जिन चीज़ों के साथ खाया जाता है, ये सब वज़न बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ जो होती है उनको पूरी तरह से तेल में पकाया जाता है, तला जाता है, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आलू को तेल में ना तलें, बल्कि इसे उबाल कर, भून कर या फिर एयर फ्राई करके खाएं। इससे आलू के पोषक तत्व भी कम नहीं होते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं जुड़ेंगी। ऐसे ही आलू को मेयोनीज और चीज़ के साथ खाने से बचें, क्योंकि चीज़ और मेयोनीज में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जिस वजह से वज़न बढ़ता है। इसके बजाय आलू का रायता, आलू की सलाद और आलू का सूप आप पी सकते हैं। ये वेट लॉस में भी मदद करेगा। अब बात करते हैं कि रोज़ाना आलू खाने चाहिए या नहीं। यह निर्भर करता है कि आप आलू जो है वो किस तरह खा रहे हैं। अगर रोज़ आलू खाते हैं तो उन्हें तलने से बचिए। इसके अलावा एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से आलू खाने से ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है, जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ आलू का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।